तो दोस्तों स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में और उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ेगा। 27 मई है, मंडे है और ये लास्ट वीक है इलेक्शन रिजल्ट से पहले का। इस वीक में एक इलेक्शन होना है जो वीकेंड के बाद में होना है और उससे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इलेक्शन से पहले अपनी पोजीशन को रीअलाइन करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट वीक है। क्या होने वाला है ये तो हम बात करेंगे, लेकिन क्या हो सकता है इसके बारे में क्लैरिटी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। एक बात ध्यान रखिएगा, थर्सडे को कटान भी है यानी कि सेटलमेंट मंथ भी है और साथ में फ्राइडे को जीडीपी का डेटा भी आना है। तो सारा पावर पे एक वीक रहने वाला है, तो जरा तैयार हो जाइए और कस लीजिए कमर। और कमर कसने के साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि आज इलेक्शन के वीक से पहले मैं जो बताने वाला हूं वो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, होना वही है जो आज हम बात करके जाएंगे। क्या देखते हैं, लेकिन इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलते हैं सबसे पहले हम इलेक्शन न्यूज पर। तो धीरे धीरे इलेक्शन अपने पीक पर आ चुका है, 7 में से 6 फेज हो चुके हैं और धीरे धीरे रिजल्ट भी अब कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। हालांकि इस समय कोई भी ओपिनियन पोल नहीं आ रही है, लेकिन सट्टे बाजार का भाव आपको काफी इंडिकेशन दे रहा है कि बाजार में क्या क्या हो रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन बन रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं पहले फेज से 6 फेज तक ये देख चुके हैं। तो पहले 3 फेज में क्या हुआ कि कांग्रेस और अलायंस के चेहरे पर चमक थी। वो चमक थी कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ और साथ में ये लगने लगा कि ये बीजेपी गवर्नमेंट या मोदी सरकार संकट में आ गई है और वो चमक के कारण आपने देखा कि माहौल कैसा बन गया था। और यहां तक कि हमने ये महसूस किया कि बीजेपी का चुनाव का प्रचार यानी कि उतना एग्रेसिव नहीं था जितना आमतौर पर होता है। इसको देखते हुए चुनाव की राह थोड़ी डिफिकल्ट लगने लगी थी कि यदि इस तरह से चलता रहा तो शायद सरकार नहीं बनेगी और यदि सरकार रिपीट नहीं होना कभी भी बाजार को पसंद नहीं आता है या स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आना बाजार को पसंद नहीं आता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी दोस्तों। अब 6 फेज को आते आते क्या हुआ कि बीजेपी का चुनाव प्रचार बड़ी स्पीड से हुआ और प्रधानमंत्री जी के स्पीचेज, भाषण, लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर सेशन मीडिया के साथ में डिटेल्ड इंटरव्यू देते हुए नजर आए। और जब भी आप YouTube खोलते हैं या हमने जब भी YouTube खोला तो पहला एडवर्टाइजमेंट बीजेपी के इन्हीं चीज़ों का था और जो हमें पहली बात इतनी अट्रैक्टिव लगती थी कि हमें वीडियो को आगे तक देखने को मजबूर कर रहा था, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि ये शायद उनकी सोची समझी स्ट्रैटेजी थी जो शायद पहले से ही उनकी तरफ से डिसाइड थी। यदि हम ओवरऑल चुनाव की बात करें तो जहां ये विपक्ष के लिए संकट का था वहीं बीजेपी की राह भी इतनी आसान नहीं थी। आपको ध्यान है कि वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और साथ में साउथ इंडिया, यहां बीजेपी के लिए चैलेंज कम नहीं था। और महाराष्ट्र की पोजीशन तो ये थी कि बीच में मैं बॉम्बे गया था, बॉम्बे जब ऑटो वालों से या टैक्सी वालों से बात की या टैक्सी में बैठ के बात की कि इस बार किसको वोट दोगे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग मोदी को वोट देंगे। मैंने पूछा कि मोदी जी को वोट दोगे तो आप क्या किस कैंडिडेट को वोट दोगे? कहा उद्धव ठाकरे जी को वोट देंगे। तो मैंने कहा ये आपको क्या पता कि मोदी जी और उद्धव ठाकरे जी साथ है? मतलब इस तरह का कंफ्यूजन भी बाजार में देखने को मिला महाराष्ट्र में। तो इसमें जो एक्सपर्ट है पॉलिटिक्स के या इस चीज के, वो भी महाराष्ट्र में अपना प्रिडिक्शन करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। तो इसीलिए महाराष्ट्र भी बड़ा डिफिकल्ट था। वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, साउथ हमेशा से डिफिकल्ट रहा है, लेकिन फिर भी साउथ में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की यदि हम बात करें तो वहां धीरे धीरे थोड़ा माहौल ठीक हुआ है, लेकिन क्या रिजल्ट आएगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल रीजन में देखें तो यहाँ बीजेपी को कोई ज्यादा समस्या नजर नहीं आ रही है, लेकिन कुछ स्टेट में सीटें जो पहले 100% हुआ करती थी वहां 10 से 20% डाउन होने की बाजार में उम्मीद लगाई जा रही है। तो ओवरऑल यदि हम देखते हैं कि जैसे जैसे चुनाव के चरण आगे बढ़ के गए, मोदी जी की या इलेक्शन की स्ट्रेटेजी, गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी भी चेंज होती गई और यहां तक कि ये हम देख सकते हैं कि 5th फेज जहां मुंबई के इलेक्शन थे तो उस समय जो मोदी जी का इंटरव्यू आया टीवी पर वो ग्रोथ और डेवलपमेंट से लेके था, जबकि इससे पहले ग्राउंड लेवल पर लड़ाई चल रही थी या ग्राउंड लेवल पे वर्किंग ज्यादा चल रही थी। इसका मतलब जैसे जैसे फेज चेंज हो रहा है उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली
आप ये मान के चलिएगा स्ट्रेटेजी भी चेंज हो रही है। वोटर्स को देखते हुए स्ट्रेटेजी बनाई, इस कारण से ये हमें इनिशियली लगा कि वीक है, अब लग रहा है कि ठीक है। वहीं हम विपक्ष की बात करें तो इंडिया अलायंस पहले 3 फेज में मजबूती पे थे और बल्कि उन्होंने अपनी मजबूती को बाद में लूज कर दिया और ऐसा लगा कि जिस समय बीजेपी कमजोर नजर आ रही थी वहां पर ये स्ट्रांग बनकर उभर नहीं पाई या कहीं ना कहीं लेक रह गया। या मैं ये कहूं कि जब संगठित होने का टाइम था उस समय संगठित होने की जगह उन्होंने एक दूसरे पर ब्लेम लगाना स्टार्ट कर दिया। और इस ब्लेम गेम का कारण क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि एक थोड़ा कंफर्टेबल हो गए थे कि हम कहीं बेटर पोजीशन पर हैं और वहां पर जो ये साइलेंटली बीजेपी ने जो काम किया, प्रचार प्रसार को तेज किया, तो उसने यहाँ गेम चेंज कर दिया है। तो ओवरऑल 6 फेज के बाद में यह तो रिपीट होने जा रहा है। क्या यह तो बाजार मानने लग गया है कि सेम गवर्नमेंट रिपीट हो रही है? कितनी सीटों से होगी ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन इतना नहीं है, बाजार मान रहा है कि इतना कमजोर नहीं है कि फुल मेजोरिटी क्लियर कट नहीं आ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बस सीटें थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जाओ बाजार अभी मान के चल रहा है 300 प्लस को मार्केट प्राइजिंग करके चल रहा है। इसका सीधा साधा सा एग्जांपल क्या है कि आप पिछले 1 वीक से देख रहे हैं कि बाजार में बड़ी बड़ी तेजी के दिन है। पिछले 2 दिन से एफआईज ने जबरदस्त बाइंग की है। ये सब चीजें बता रही है कि बाजार कंफर्टेबल हो गया है। बाजार ये मान चुका है कि अब की बार 400 पार वाली बात सिर्फ जुमला थी, सिर्फ स्ट्रेटजी थी, कोई टारगेट नहीं था। यानी कि यदि टारगेट नहीं था तो यह तो सिर्फ मिसगाइड करने का एक तरीका था, लेकिन रियल में ऐसा होगा ऐसा बोलने वालों को भी उम्मीद नहीं थी और न वो चाह रहे थे। लेकिन फिर भी जो 4 को रिजल्ट आएंगे अब वो बता देंगे कि 300 प्लस से या इससे ज्यादा कितनी आ रही है। खैर जो भी आए, चाहे सरकार कैसे भी बन जाए, 4 जून ये ध्यान रखिएगा कि बाजार में जो भाव छप जाएगा वो 23-24 के बीच का भाव छप रहा है। हो सकता है कि 24 भी उसी दिन छप जाए, बल्कि मैं तो काफी श्योर हूं कि 24 की जगह 23.5 छपने में तो मैं काफी श्योर हूं उस दिन छप जाएगा। लेकिन यदि अगले 4 दिन तक बाजार अच्छा रहा तो शायद 24 भी उस दिन छप जाएगा। लेकिन बाजार में 24 होने के साथ साथ 24,000 यदि निफ्टी हो भी जाएगा तो उसके बाद में क्या? यहां इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्या बाजार 3 को 24 हो जाएगा या 4 को हो जाएगा। यदि 3 को ओपिनियन पोल अच्छी भी रहे तो शायद 3 को ही 24 हमें दिख जाए, नहीं तो 4 को दिख सकता है। ये तो ओवरऑल बात हुई। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा तेजी इस पीरियड में यानी कि अगले 4 दिन या 5 दिन में जो आने वाली है वो उसी में आने वाली है जो पिछली सरकार के लास्ट 1-2 साल में आई थी। जैसे पीएसयू बैंक्स, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इन कंपनीज में तेजी आने वाली है। और साथ ही साथ लार्ज कैप स्टॉक्स में जो एस्टेब्लिश बिजनेस है जिनका ग्रोथ इंडिया स्टोरी से चल रहा है उन सब में तेजी का माहौल रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि 24,000 उस दिन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि उस 24,000 के बाद क्या होगा, क्योंकि लाइफ वो मूवी नहीं है जो हैप्पी एंड के साथ में खत्म हो जाए, क्योंकि वहां से ही अगली कहानी स्टार्ट होगी। जितना मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, पहली बात कि जो 3 तारीख को बाजार बंद होगा, यानी कि 3 तारीख मंडे को जो बाजार बंद होगा, उसके बाद में 4 तारीख को क्या होगा, अभी भी मेरा कोई ओपिनियन चेंज नहीं है। जो पिछला वीडियो था उसका लिंक मैं आई बटन में लगा दूंगा, बिल्कुल वही होने वाला है। जो 3 को बंद होगा उसके बाद में चाहे 240 सीटें आए, चाहे 340 सीटें आए, चाहे 200 सीटें आए, चाहे 400 से ऊपर सीटें आए, वही होगा जो लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं। ये बात कर रहा हूं 3 और 4। लेकिन एक जो स्पेशल बात मैं कहने वाला हूं वो ये बात है कि 4 को बाजार में क्लाइमेक्स टॉप बनेगा और उस दिन पॉसिबिलिटी इस बात की है कि बाजार रेड में बंद होगा। स्पेशली मिड कैप, स्मॉल कैप में जबरदस्त सेलिंग आ सकती है। रीजन साफ है, क्योंकि आज से पोजीशनिंग हो चुकी है, बल्कि इस वीक में यदि बाजार और भी तेज रहा तो इस बात की श्योरिटी बढ़ती जाएगी कि 4 को बाजार रेड में बंद होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट तो प्राइज इन हो चुका है, बाद में बाजार कई दूसरी चीजों को डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होगा कि अगली मिनिस्ट्री या पोर्टफोलियो अलॉटमेंट कैसे होगा, किसको होगा, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि फाइनेंस किसको जाएगा। ये कयास लगाने लग जाएगा, तो इस चक्कर में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये आप मान के चलिएगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, आपकी नजर में
नया फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा या नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, क्योंकि आप एक बात ध्यान रख के चलिएगा, निर्मला सीतारमण जी रिपीट करें, मुझे तो पॉसिबिलिटी कम लग रही है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा। और साथ में एक क्वेश्चन आपको मैं भी पूछ रहा हूं, अमित शाह एज ए फाइनेंस मिनिस्टर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वो भी फाइनेंस मिनिस्टर आ सकते हैं? तो ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि वो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं तो क्या देश के लिए अच्छा है या बाजार के लिए अच्छा है, नहीं है, इस बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, इसको भी आप बताइएगा। तीसरी बात होगी, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट टारगेट गवर्नमेंट का होगा वो होगा बजट। बजट में गवर्नमेंट क्या देखेगी? सबसे पहला टैक्स कट, कॉर्पोरेट टैक्सेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा। रिसेंटली आपने फाइनेंस मिनिस्टर को सुना है जब एक प्रेस में कहा गया कि गवर्नमेंट हमसे जो स्लीपिंग पार्टनर है स्टॉक मार्केट में काम करने वालों के लिए, उसमें स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स कम पैसा अर्न कर रहे हैं जबकि गवर्नमेंट ज़्यादा अर्न कर रही है, जिसका हालांकि कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन बाद में प्रधानमंत्री जी ने ये जरूर कहा कि टैक्सेशन को कम करने की ज़रूरत है। तो वो टैक्सेशन किस किस सेगमेंट में कितने कम होंगे और साथ में ईजिंग कितनी होगी, मिडिल क्लास को कितना रिलीफ मिलेगा, ये सबसे ज़्यादा इस बजट में इंपॉर्टेंट होगा एज ए मिडिल क्लास, एज ए स्टॉक मार्केट प्लेयर हमें देखने के लिए। जीएसटी में क्या एग्जेम्पशन होगा, क्या टैक्सेशन कम होगा, स्पेशल इकोनॉमी जोन कितने आएंगी, और साथ में टैक्स एग्जेम्पशन से रिलेटेड कई तरह की क्या पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड क्या पॉलिसी लेके आ रहे हैं, पीएलआई जैसी कोई स्कीम और भी ला रहे हैं जिसमें देश की इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने का काम मिले। ये सब बातें इस बात पे इम्पैक्ट करेगी कि बजट में ये सब बातों पे क्या डिस्कशन करेंगे। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा फिस्कल डेफिशिएंट, जिसका आपको पता है कि आरबीआई ने जब 2 लाख करोड़ पे डिस्ट्रीब्यूट किया एज ए डिविडेंड, तो उसका बाजार ने उसी दिन 300 पॉइंट का रिवार्ड दिया, और वो भी सुबह ओपन होने के बाद में शाम तक एक साइड का ट्रेंड देकर। तो ये सारी बातें डिसाइड करेगी कि बाजार क्या होगा। अब आप कह रहे हैं कि मेरा ऐसा व्यू क्यों बना रहा हूं कि इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन यानी कि 4 जून को बाजार क्लोजिंग में रेड होगा या एटलीस्ट जो ओपन होगा उससे नीचे बंद होगा। इसका देखो कुछ रीजन है जो आपको लॉजिकली समझने की जरूरत है। नंबर 1, मिड मई को यानी कि 13 मई के आसपास बाजार ने बॉटम बनाया था 22,000 के नीचे, 21,800 के आसपास। ये वो समय था जब बीजेपी की पोजीशन खराब मानी जा रही थी और 3 इलेक्शन के फेज हो चुके थे। उस समय उस न्यूज को बाजार प्राइस इन कर रहा था कि क्या मेजोरिटी से गवर्नमेंट आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि उससे पहले तक तो ये मान के चल रहे थे कि 400 पार आ रही है। लेकिन जब पहली बार ऐसा लगने लगा कि 400 पार नहीं है, 300 भी आएगी या नहीं आएगी, क्या इससे भी नीचे आ रही है, तो उस समय बाजार का वो रिएक्शन था, और वो रिएक्शन उस समय के हिसाब से ठीक था। लेकिन अब क्या है, अब बाजार जैसा कि हमने डिस्कस किया ये मानने लगा है कि अब तो ये ऊपर जा रहा है या 300 प्लस तो आराम से आ रही है, ये बाजार प्राइस इन कर रहा है। यही रीजन है कि जो बाजार 21,800 था वो बढ़ के 23,000 से ऊपर आ गया है, और हो सकता है कि अगले 4 ट्रेडिंग डे में 23,500 के आसपास भी बाजार आ जाए। यदि 23,500 के आसपास आ गया तो लास्ट डे यानी कि 3 तारीख को इलेक्शन पोल रिजल्ट के दिन 23,500 की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है। जनरली मैंने ये देखा है कि इलेक्शन के पोल हमेशा अच्छे आते हैं, अच्छे इन द सेंस कि रूलिंग पार्टी के फेवर में दिखाए जाते हैं। यदि ऐसा होता है तो वो स्पाइक में आपको 24,000 भी दिख सकता है। यदि आपने 23.5 या 24 के बीच में कहीं भी देख लिया तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचा? कहने का मतलब व्हाट नेक्स्ट। तो व्हाट नेक्स्ट में क्या आ सकता है? तो हमने सारी बजट से रिलेटेड बातें कर ली है। दूसरा आ सकता है कोई इंटरनेशनल न्यूज, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम अभी क्या देख रहे हैं कि इस समय जितनी तेजी निफ्टी में है उतनी तेजी मिड और स्मॉल कैप में नहीं है। तो यदि निफ्टी 24,000 प्लस के आसपास हो जाता है तो मिड और स्मॉल कैप के पास 2 ही ऑप्शन रहते हैं, या तो निफ्टी को कैचअप करें या फिर निफ्टी को दिखाकर इधर डिस्ट्रीब्यूशन कर जाएं। पंटर के पास ये ऑप्शन हो सकता है। यदि उसने कैचअप किया तो बाजार तेज हो सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कम लग रही है। मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी लग रही है कि निफ्टी और इलेक्शन के रिजल्ट को दिखाकर मिड कैप स्मॉल कैप में डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, जो लगभग 8 से 10% का इंडेक्स लेवल पर हो सकता है। तो ये मेरा व्यू है, देखते हैं क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन 8-10% का यदि ऐसा प्रोबेबिलिटी बनती है
तो प्रॉफिट बुक करने में या पार्शियल प्रॉफिट बुक करना कोई बुरी बात नहीं है, और वैसे भी खाते पीते का कुछ नहीं बिगड़ता है यदि हम पार्शियल प्रॉफिट बुक करके अपने पोर्टफोलियो को रीअलाइन कर लें, ये मानते हुए कि यदि कोई डिप आती है, चांस मिलता है तो हम दोबारा से बाई करें, तो शायद अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करने वाले हैं नीचे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।